नमस्कार डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 9। वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ कोचिंग में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 2020 नेट निकालना चाहते हैं मेरे चैनल पर बने रहें। ये पहला टॉपिक मैं बनाने जा रहा हूँ यूजीसी नेट यूनिट 1-2 का, जो टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता उदारवाद। टॉपिक का नाम दोस्तों क्या है? स्वतंत्रता उदारवाद। महत्वपूर्ण, जिसमें मैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स और कंसेप्ट्स लेकर आया हूँ। जो भी कंसेप्ट्स हैं आज उदारवाद पे सारा डाउट्स आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उदारवाद पे जो भी प्रश्न एग्जाम में नेट में बन सकते हैं, जो भी कंसेप्ट आ सकता है, उसको समझने के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखें। 1 बाय 1 मैं सारे एस्पेक्ट उदारवाद पर चर्चा करूँगा। चैनल पॉलिटिकल साइंस फैक्ट्स वैल्यू कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर और प्रमोट कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम चर्चा करते हैं उदारवाद। सबसे पहले स्वतंत्रता के बारे में देखो। स्वतंत्रता लैटिन शब्द लिबर से बना है। किससे बना है? लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। तो उदारवाद की परिभाषा, उदारवाद जो क्योंकि समझने के लिए स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है, इसलिए भी स्वतंत्रता को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष पर व्याख्या किया है। लॉक देखते हैं, लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष पर जिसने किया है, जिसने उन्होंने मानव के प्रकृति में अधिकारों स्वतंत्रता को शामिल किया है। वहीं देखते हैं जे.एस. मिल ने क्या किया है? जे.एस. मिल ने परंपरा व आधुनिक उदारवादी विचारकों के मध्य क्या किया है? जोड़ा है। दोनों की परंपरागत और उदारवादी विचारकों के मध्य को कड़ी माना जाता है। और इसीलिए मिल के बारे में कहा जाता है कि मिल ने स्वसंबंध और पर संबंध कार्यों में अंतर किया है। किसने किया है? मिल ने सेल्फ रिगार्डिंग, जिससे कहते हैं ना अदर रिगार्डिंग लिबर्टी, में अंतर किया है। स्वतंत्रता पर किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसे भी जे.एस. मिल ने अपने किस सिद्धांत में? हानि सिद्धांत में समझाया है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, हानि सिद्धांत किसने दिया है? तो जे.एस. मिल ने दिया है। उदारवाद को समझने के लिए हम और धीरे धीरे, ये बेसिक्स चीज़ें हैं और उसको हम अच्छी तरह से, बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोस्तों कौन कौन से विचारक उदारवाद में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नकारात्मक उदारवाद में समर्थक कौन कौन हैं। कौन कौन है नकारात्मक उदारवाद? जो नकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हैं, जो बेंथम है, बर्लिन है, फ्रीडमैन है, डी टॉकवेली है, स्पेंसर है, स्मिथ है, रिकार्डो है, हेक और नाजिक, ये सभी विचारक आप नोट्स बना लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नकारात्मक उदारवाद कहिए या नकारात्मक स्वतंत्रता कहिए, इतने सारे विचारक जो समर्थन करते हैं, बहुत क्लियरली हम इसको रटने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। उदारवाद में ही प्रमुख, जिसे व्यक्तिवादी कहा जाता है, जिसमें आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, एडम स्मिथ आते हैं, जे.एस. मिल, 3 थिंकर को हम प्रमुख व्यक्तिवादी कहते हैं। अब देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं। तो इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता को रूसो कहते हैं, कांट कहे जाते हैं, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लियो स्ट्रॉस, लास्की, मैकफर्सन, ये जो विचारक हैं इनको हम सकारात्मक स्वतंत्रता या सकारात्मक उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। वहीं अगला समकालीन उदारवाद में शुम्पीटर, रॉबर्ट डहल और जॉन रॉल्स, 3 विचारक को हम समकालीन उदारवाद। तो उदारवाद को बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया है। आगे हम इसको 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, उदारवाद पे जितने भी सारे डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे देखते हैं उदारवाद या स्वतंत्रता जो विचार थियरी है, राजनीतिक विचार, उसको आप अच्छी तरह से, आप हमें उम्मीद है 2-4 बार पढ़े होंगे, समझे होंगे, लेकिन बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। जो परंपरावादी उदारवादियों को नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरागत जो उदारवादियों को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। और नव उदारवादी नकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हैं। जो नव उदारवादी है वो नकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। अगला है प्रमुख नव उदारवादी विचारक कौन से है? प्रमुख नव उदारवादी विचारक कौन कौन से? रॉबर्ट नाजिक, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये मेन जो हैं नव उदारवादी विचारक है। और सारे विचारक है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सकारात्मक देखते हैं, सकारात्मक उदारवाद को आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं। सकारात्मक उदारवाद को क्या कहते हैं? आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं। दोस्तों जो भी उदारवाद को समझना चाहता है, ये फैक्ट समझ ले कि सकारात्मक उदारवाद को ही आधुनिक उदारवाद कहते हैं, जो पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता पर भी
को भी तीनों एक ही चीज़ है जिससे सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता, आधुनिक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद, तीनों में आप बच्चे देखते हैं आप लोग हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं सकारात्मक उदारवाद, इसमें कौन कौन आते हैं? मैकियावर आते हैं, हॉब्स आते हैं, जोसेफ लास्की, तीन विचारक को सकारात्मक उदारवादी कहा जाता है। और कल्याणकारी उदारवादी जिसमें लास्की आते हैं और कीनीज आते हैं और मैकियावर आते हैं। ये तीन विचारक को हम जो वेलफेयर लिबरलिस्ट कहते हैं, कल्याणकारी उदारवादी। प्रमुख लिबर्टेरियन कौन है? उदारवाद में ही कई शाखा आगे जाके बढ़ जाती है उदारवाद विचारधारा में, जिससे हम लिबर्टेरियन कहते हैं। लिबर्टेरियन को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लिबर्टेरियन के जो मेन विचारक हैं वो हेक हैं, जॉन रॉल्स हैं, डार्विन हैं। इसको भी आप अच्छी तरह समझ लें। लॉक ने जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार में संपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसको संपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना है लॉक ने तीनों स्वतंत्रता में। आधुनिक उदारवादी और जन कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल देते हैं। तो आधुनिक जो उदारवादी है और जो कल्याणकारी राज्य है वो राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल देते हैं, न कि नकारात्मक भूमिका पर। आगे देखते हैं नव उदारवादी को हम स्वेच्छा तंत्रवादी भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे लिबर्टेरियन कहते हैं। ये विचारक पुनः व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, जो क्लासिकल उदारवाद है, प्रारंभिक उदारवाद है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है आधुनिक उदारवाद जो सकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता पर फिर जोर देते हैं। तो दोस्तों तो इसमें जो है नकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, पहले हम बता दिए हैं, जिसमें कि बहुत सारे विचारक आते हैं। देखते हैं आइज़िया बर्लिन हैं, F.A. हेक हैं, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नाजिक। ये जो विचारक हैं इसको नव उदारवादी विचारक कहे जाते हैं। आइज़िया बर्लिन ने क्या कहा है? आइज़िया बर्लिन देखते हैं। आइज़िया बर्लिन का उदारवाद समझना बहुत ही आवश्यक है। उदारवाद को समझने के लिए कुछ विचारक के विचार जानना बहुत ही आवश्यक है। राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। आइज़िया बर्लिन ने क्या कहा है? राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। और बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति की अपनी क्षमता का विषय बनाकर सत्तावाद का खंडन किया है। बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति की अपनी क्षमता का विषय बनाकर सत्तावाद का खंडन किया है और उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम देखते हैं नव उदारवादी विचारक, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। मिल्टन फ्रीडमैन है, हेक है, रॉबर्ट नाजिक, आइज़िया बर्लिन, चारों विचारक। बार बार इस तरह का आपको याद हो जाए, वीडियो देखने से आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और उदारवाद की आगे जाके जो उदारवादी विचारधारा है उसमें दो शाखा आता है, जिसे नव उदारवादी कहते हैं, और एक समुदायवादी आता है जिसे कम्युनिटेरियन कहते हैं। ये नव उदारवादी विचारों को आलोचना करते हैं। ये क्या करते हैं? इसकी आलोचना करते हैं क्योंकि समाज में विश्वास करते हैं। इसमें जो विचारक आते हैं, चार्ल्स टेलर आते हैं, माइकल सैंडल आते हैं, माइकल वाल्जर आते हैं, मैकंटायर, इन्हीं चारों को बहुत इंपॉर्टेंट रख लीजिए। इनके जो बुक्स हैं, नया वीडियो बनाऊंगा तो सभी थिंकर के उदारवाद या स्वतंत्रता पे जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो नेट में आ सकता है उसका मैं वीडियो कल बनाऊँगा। तो पहले आज हम उदारवाद को अच्छी तरह समझ लेते हैं। अगला वीडियो देखते हैं बर्लिन ने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। ध्यान देने पॉइंट है इसमें, बर्लिन के विचार में उन्होंने कहा नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता को बहुलवाद के अनुरूप माना जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता को बहुलवाद के अनुरूप माना जाता है क्योंकि वह स्वतंत्रता को अनेक मूल्यों में से एक का दर्जा देता है। क्योंकि वह स्वतंत्रता को अनेक मूल्यों से एक का दर्जा देता है। इसके प्रयोग क्षेत्र अन्य मूल्यों जैसे समानता, न्याय, उपयोगिता इत्यादि की मांगों के अनुसार विस्तृत संकुचित किया जा सकता है, विस्तृत और संकुचित किया जाता है। तो ये बर्लिन के जो विचार थे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, उदारवाद से ही संबंधित जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जर्मन और अंग्रेज उदारवाद को संश्लेषण किसने किया? जर्मन अंग्रेजी उदारवाद को संश्लेषण किसने किया दोस्तों? तो बोसानकेत ने किया है। जैसे हम जानते हैं कि उदारवाद अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की उत्पत्ति
लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द से लिबरलिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता या स्वतंत्रता से संबंधित। अब हम उससे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं उदारवाद में। सकारात्मक उदारवाद किसे कहते हैं दोस्तों? सकारात्मक उदारवाद की सबसे बड़ी विशेषता, अगर प्रश्न आ जाता है 4 ऑप्शन, तो एक नैतिक और कल्याणकारी संस्था है। सकारात्मक उदारवाद किस पर जोर देते हैं? राज्य को एक नैतिक और कल्याणकारी राज्य मानते हैं। यह छोटे राज्यों में विश्वास करता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसके समर्थक पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ग्रीन, लॉस्की, टॉनी और मिल हैं। चौथा पॉइंट, ये आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर पक्ष पर जोर देते हैं। तो जो सकारात्मक उदारवादी होते हैं किस पर जोर देते हैं? आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता के पक्ष में जोर देते हैं। पांचवा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो जो सकारात्मक जो स्वतंत्रता का सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। हम दोस्तों बता दें, सकारात्मक स्वतंत्रता वो कहते हैं कि ये सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि लिबरलिज्म में ये मानते हैं कि कुछ लोग जो उनकी कैपेसिटी नहीं होती है वो स्वतंत्रता को वो एंजॉय नहीं कर सकते, वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि जो फ्रीडम इक्वल लिबर्टी दिया गया है, वो जो कैपेबल होते हैं निगेटिव लिबर्टी में वो तो अपनी लिबर्टी का यूज कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। जो कैपेबल नहीं हैं वो कैसे एंजॉय करेंगे? ऐसे इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता स्टेट को कहता है कि वो कल्याणकारी हो और उनके लिए उनकी मदद करे। तो स्वतंत्रता को अधिक अधिकार से जोड़ता है, इसलिए उनके लिए स्वतंत्रता अधिकार के रूप में मानता है। तो ये रहा सकारात्मक स्वतंत्रता का कंसेप्ट। आगे देखते हैं, उदारवाद 2 बातों पर जोर देता है। पहला, यह निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करते हुए उसकी जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यक्तित्व की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की मांग की जाती है इसमें। अगला दोस्तों देखते हैं, नव उदारवाद क्या है? नव उदारवाद मुक्त या खुले समाज की आवश्यकता पर बल देता है। नव उदारवाद मुक्त या खुले समाज की आवश्यकता पर बल देता है। यह सामान्यतः राज्य और विशेषकर उसकी हिगली संकल्पना व समष्टिवाद से संबंधित सिद्धांतों में बौद्धिकवाद विरोध प्रवृत्ति का घोतक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसको 2 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। समष्टिवाद से संबंधित सिद्धांतों में बौद्धिकवाद विरोध प्रवृत्ति का घोतक है। तो ये नव उदारवाद का कंसेप्ट है। आगे और अच्छी तरह से इसको हम बताएंगे। अगला देखते हैं, अगला है व्यक्तिवाद या शास्त्रीय उदारवाद किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक उदारवाद क्या है? प्रारंभिक उदारवाद के जो बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। व्यक्ति को पृथक इकाई के रूप में मानता है। प्रारंभिक उदारवाद व्यक्ति को इकाई के रूप में मानता है, पृथक इकाई के रूप में। समाज व्यक्तियों का योग है, कहता है समाज जो है व्यक्तियों का योग है। अधिकतम स्वतंत्रता न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक साधन है और व्यक्ति एक साध्य है। सीमित राज्य और पुलिस राज्य पर बल देता है। तो ये रहा प्रारंभिक उदारवाद की विशेषताएं। इसको आप पॉइंट ध्यान से मन में बैठा लें। अगला पॉइंट है, उदारवाद को 3 भागों में बांटा गया। शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, समकालीन उदारवाद, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और समकालीन उदारवाद क्या है दोस्तों? समकालीन उदारवाद क्या है? समकालीन उदारवाद क्या है? इसकी विशेषता क्या क्या है? समकालीन उदारवाद जिसे कहते हैं, शास्त्रीय उदारवाद का नया संस्करण है। शास्त्रीय उदारवाद का नया संस्करण जिसे हम लिबर्टेरियन या नव उदारवाद कहते हैं। तो नव उदारवाद किससे कहते हैं? ये जो समकालीन उदारवाद है उसकी क्या है? नया संस्करण है, जिसे हम स्वेच्छांतरतावाद कहते हैं। स्वतंत्रवाद कहते हैं। अगला देखते हैं, आधुनिक उदारवाद का क्या नया संस्करण है? समतावाद। तो आधुनिक उदारवाद का नया संस्करण क्या है? समतावाद। ये पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वायत्तता और सभी संस्थाओं से मुक्ति की बात करते हैं। तो समकालीन उदारवाद इसकी बात करते हैं। ये बाजार परिवर्तन विरोधी हैं, अनुदारवाद का समर्थन करते हैं। ये बाजार परिवर्तन विरोधी अनुदारवाद का समर्थन करते हैं तथा बाजार प्रणाली को सरकार से उच्च मानते हैं। ये बाजार प्रणाली को सरकार से उच्च मानते हैं। सरकार दोषपूर्ण और अपूर्ण है, कहते हैं सरकार दोषपूर्ण और अपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, नव उदारवाद को अहस्तक्षेपकारी अनुदारवाद का योग कहा जाता है। नव उदारवाद को अहस्तक्षेपकारी अनुदारवाद का योग कहा जाता है दोस्तों। और नव उदारवाद
नव उदारवाद बाजार निष्पक्षता व आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। तो नव उदारवाद की विशेषता पर चर्चा हम कर रहे हैं। इसको हम समझने का प्रयास इस तरह करेंगे कि नव उदारवाद बाजार निष्पक्षता और आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। इसलिए हेक ने आर्थिक नियोजन का समर्थन नहीं किया। हेक ने क्या किया है? आर्थिक नियोजन का समर्थन नहीं किया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने की जरूरत है। यह देखा जाता है कि नव उदारवाद को 1970 के बाद वैश्वीकरण से जोड़ा जाता है। नव उदारवाद को किससे जोड़ा जाता है? वैश्वीकरण से जोड़ा जाता है, जिसमें वैश्वीकरण पूंजी का यह मुक्त प्रवाह है। जैसे वैश्वीकरण पूंजी का यह मुक्त प्रवाह है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको पूरा नव उदारवाद या प्रारंभिक उदारवाद से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला कंसेप्ट, नव उदारवाद की बढ़ती धारणा ने राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा को बाजार सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया है। नव उदारवाद की बढ़ती धारणा ने राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा को बाजार सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, उदारवाद की धारा में ही कुछ विचारक जैसे जॉन रॉल्स, मैकफर्सन, अमर्त्य सेन आते हैं और लिबर्टेरियन से असहमत होकर उनकी खामियों को उजागर करते हैं। ये लिबर्टेरियन से असहमत होकर उनकी खामियों को उजागर करते हैं। ये समतावादी कहलाएं। इन्हीं को क्या कहते हैं? समतावादी कहलाते हैं। तो जॉन रॉल्स, मैकफर्सन, अमर्त्य सेन, ये तीन जैसे विचारक हैं जो नव उदारवादी विचारक हैं, उनसे असहमत होते हैं क्योंकि वो व्यक्ति की सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। इसीलिए वो क्या है? उनको कहलाते हैं समतावादी कहलाते हैं। बाजार की शक्तियों को खुला छोड़ देने के पक्षधर नहीं थे। बाजार शक्तियों को खुला छोड़ देने पर अमीर अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं मरते। इसलिए बाजार को विनियमित करने के लिए जोर देते, बाजार को रेगुलेट करने के लिए जोर देते हैं और कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता से ही वंचितों का कल्याण होगा। तो सकारात्मक स्वतंत्रता से ही वंचितों का कल्याण होगा। ये समतावादी विचारक थे। अगला हम देखते हैं उदारवाद की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उदारवाद के विकास में जे.एस. मिल ने शास्त्रीय आधुनिक उदारवाद के मध्य सेतु का काम किया है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। वही दूसरी ओर देखा जाए तो बेंथम ने उपपितवाद में संशोधन करके आधुनिक उदारवाद की आधारशिला तैयार की है। बेंथम ने उपपितवाद में संशोधन करके आधुनिक उदारवाद की आधारशिला तय की है तथा ग्रीन ने परिस्थितियों की बात की है और बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया है। ग्रीन ने परिस्थितियों की बात की है, बाधाओं पर जोर करने पर जोर दिया है। वह उदारवाद को आदर्शवाद से जोड़कर व्यक्ति के हितों को समाजवाद से जोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन ने ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्श को मिलाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ये रहा है उदारवाद पर मेरा पहला लेक्चर यूनिट फर्स्ट का। उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी थॉट के सारे वीडियो मैं बनाऊँगा। धैर्य के साथ आप केवल बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद। और चैनल को प्रमोट करिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का लाभ उठाएं। और चैनल बनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।